नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्धमान एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं सुनील भारद्वाज एक बार फिर आपके साथ संविधान की श्रृंखला में। संविधान जीएस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, पिलर है। उसका भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। मूल का मतलब यहाँ प्राइमरी होता है, मूल का मतलब यहाँ मौलिक होता है, मूल का मतलब यहाँ बेसिक होता है। क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक जरूरतें हैं, खाना पीना सोना, इनके बिना हम रह नहीं सकते। ऐसे किसी देश में अगर नागरिकों के उनके अपने प्राकृतिक अधिकार नहीं है, बोलने की अधिकार आज़ादी, कहीं घूमने रहने की आज़ादी अगर नहीं है, तो हम नागरिक कम हैं, गुलाम ज़्यादा है। ब्रिटिश भारत में हमारे पास ऐसे कोई राइट्स नहीं थे और इसीलिए हम दास और गुलाम बन के रह गए। हम बोलते थे तो रोलट एक्ट कानून बनता था, पेपर वाले कुछ निकालते थे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगता था। आज स्वतंत्र भारत में इन्हीं सारी बातों को समझते हुए हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया। हालांकि इसकी शुरुआत ब्रिटिश भारत में भी हो चुकी थी। सरदार पटेल ने भगत सिंह की फांसी के बाद कांग्रेस के कराची सेशन में मौलिक अधिकारों पर सबसे पहले बहस की कि वक्त आ गया है हमारे हम अपने ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। और इसी आधार पर मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया। हर देश के अपने अधिकार हैं, हमारे नागरिकों के अपने अधिकार हैं। तो आज मौलिक अधिकारों पर एक एमसीक्यू शुरू करते हैं, अच्छे प्रश्नों के साथ समझाते भी चलते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार और बाकी डिटेल से फाउंडेशन पेज में हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार क्यों है। क्योंकि जैसे किसी पौधे को गमले में लगाते हैं तो उसके विकास के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं, धूप, हवा और पानी, प्रकाश। वैसे ही हम लोगों के विकास के लिए भी हमें कुछ प्राकृतिक अधिकार चाहिए, जैसे बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, घूमने का अधिकार। इन्हीं को हम मानवाधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। तो हमारे संविधान में आज 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को आज मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो इस आधार पर इसको रखना है। तो मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है, उसका आधार क्या है। तो जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी बात करते चलेंगे। और सभी लोग देखें, शेड्यूल जो है आपका यूट्यूब का, ये आपका एमटीएस बैच के लिए या जितने बड़े एग्जाम आप देते हैं उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। इसमें 6 से 7 जीएस का सेक्शन है, 8 से 9 मैथ का सेक्शन है, 9 से 10 स्टैटिक जीके का सेक्शन है, वो मॉर्निंग में। और आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? पहला प्रश्न। संविधान के हर भाग में अलग अलग विषय हैं। मैंने आपको कई बार बताया, संविधान के जितने भी भाग हैं उनको आप बीच बीच में देखते चलें। तो आप आंसर दीजिए, तब तक मैं उसको समझा देता हूँ। जिससे संविधान के जितने भाग हैं मैं ओरल रिवाइज कर देता हूँ। भाग 1 में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का गठन है। 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। ठीक। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी। भाग 2 में नागरिकता पर कानून कैसे बनेंगे, संसद को यह अधिकार है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, जो आपका क्वेश्चन है। और भाग 9 में ग्राम पंचायत। ठीक। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, वही प्रश्न नए तरीके से आ गया। मैं पूछा कि भाग 3 में क्या है, यहाँ भाग कौन सा किस भाग में, तो इसमें भी आंसर सेम होगा, मूल अधिकार। क्योंकि डीपीएसपी भाग 4 है, मूल कर्तव्य 4A है, मूल अधिकार भाग 3 है, नागरिकता भाग 2 है। हाँ, तो भाग 5 में केंद्र का सिस्टम है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 6 में राज्य, जैसे केंद्र काम करते हैं वैसे राज्य काम करेंगे। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र है। 9 में ग्राम पंचायत, 9A में नगर पंचायत। ये दोनों भाग भारत में स्थानीय सुशासन से संबंधित हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन का संबंध इनसे। भाग 10 में भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है। तो ये होता क्या कि जब चीजें बार बार आप सुनते रहेंगे, अब ये कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लाएं, लेकिन जरूरी है कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो रिवाइज भी होनी चाहिए और
हमें जिस जो कुछ भी हमारा कॉन्सेप्ट वो बेहतर हो, इसलिए सुनते रहिए बीच बीच में। इतिहास की डेट और संविधान के अनुच्छेद और संशोधन जितना आप बार बार सुनेंगे उतना ही तैयार होगा। तो भाग 10 में SC/ST हो गए, 11 में केंद्र संबंध हो गया, 5 6 11 होता है, 12 में वित्त, 12 से 12, 12 से वित्त, वित्त से व्यापार होगा, व्यापार में सेवाएं आएंगी। तो वित्त है 12 में, व्यापार है 13 में, हमारी सारी सेवाएं UPSC संघ लोक सेवा आयोग ये 14 में, सेवाओं के बाद फिर निर्वाचन होता है 15, 16 में समाज के माइनॉरिटी सेक्शन है, विशेष वर्ग हैं, उनके लिए व्यवस्था SC/ST OBC, 17 में राजभाषा हिंदी है, 18 में इमरजेंसी है और 20 में संविधान संशोधन है। इतने भाग ऐसे हैं जो स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। बाकी जो भाग हैं उनको हमने ड्रॉप किया क्योंकि उनके मूल पार्ट उतने क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे बारी जो 12 अनुसूचियां हैं उनसे प्रश्न बनेंगे। तो अनुसूची 1 में राज्य और संघ शासित क्षेत्र, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा की सीटें हैं, 5 में भारत में SC/ST क्षेत्र हैं, 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र उनका प्रशासन है, 7 में सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची, 8 में भाषाएं हैं जो 22 हैं, 9 में भूमि सुधार, कृषि की व्यवस्था, 10 में दल बदल, गा से 11, गा से ग्राम, 12 में नगर पालिकाएं और नगर प्रशासन। तो इतना ध्यान रखना है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? मूल अधिकारों को भारत में, अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। क्योंकि भारत में हमने मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक व्यवस्था, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो अमेरिका की देन है। जहां न्याय है वहां अमेरिका है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनहित याचिकाएं, लोक अदालतें, ये सारे प्रश्न अगर आ जाएं तो आंसर USA लगाएं। फ्रांस से रिपब्लिकन सिस्टम, गणतंत्रीय व्यवस्था। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है जिसका अर्थ होता है भारत का जो प्रधान है, जो प्रमुख है, जिसको हमारे राष्ट्रपति कहते हैं, वो आनुवंशिक नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति होगा जो कुछ निश्चित समय तक देश के प्रतिनिधि के रूप में, प्रमुख के रूप में काम करेगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे ही राजा बनेंगे, बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक ही राजा बनेंगे, आज जनता ही राजा है। तो इस आधार पर ये जो सिस्टम है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। तो आज भारत में जो राष्ट्रपति का पद है, भारत में राष्ट्रपति होगा जो ब्रिटिश क्राउन के समक्ष होगा। इसी तरीके से संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसद से संबंधित सारी बातें, इसी में प्रधानमंत्री आ जाएंगे और मंत्रिपरिषद आ जाएगी। आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समान माने जाते हैं। उनकी अपनी कैबिनेट है। संसद ही कानून बनाती है, इसे संसद को हम विधायिका भी कहते हैं। कानून कैसे बनते हैं ये भी हमें ब्रिटेन से पता चलता है। तो कभी कभी क्या, छोटी छोटी बातों से ढेर सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो जहाँ संसद है, संसदीय व्यवस्था है, वहाँ ब्रिटेन होगा। जहाँ न्यायिक व्यवस्था है वहाँ अमेरिका होगा। जहाँ संघीय व्यवस्था है वहाँ कनाडा होगा। ठीक। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न आपको मिलेंगे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन। ठीक, देखिए मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में है और इस लेसन की जो शुरुआत होती है वो 12 से 35 तक है। क्योंकि भाग 1 में राज्यों का गठन है 1 से 4, 2 में नागरिकता है 5 से 11, भाग तीसरा है 12 से 35 और भाग 4 जो है वह 36 से 51। इस तरीके से सीरीज बनेगी। तो इसमें वर्णन तो है 12 से 35, आंसर तो ये सही। लेकिन मेरा प्रश्न अगला है, भारत में जो मूल अधिकार है नागरिकों के वो कितने, कहाँ से कहाँ तक है? तो इस लेसन की शुरुआत 12 से होती है, ओपनिंग 12 से होती है, क्लोजिंग 35 से होती है। ठीक। लेकिन जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और उनके जो 6 प्रकार हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 14 से लेकर के 32 तक, 14 से लेकर के 32 तक की सीरीज चलेगी।
जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं इनके 6 प्रकार हैं और रेंज जो है अनुच्छेद की 14 से 32, लेसन है 12 से 35। अब इसमें जो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं उनकी कैटेगरी थोड़ी सी चेंज है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है तो नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जिसकी रेंज है 14 से 18। दूसरी स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का, राइट टू लिबर्टी, जो 19 से 22 तक जाएगा। अब इनके अंदर कौन कौन से अधिकार हैं ये भी अभी हम थोड़ी देर में समझाएंगे। पहले इनका क्रम आपको आना चाहिए जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें 2 आर्टिकल आएंगे, 23 और 24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी। पच्चीस से 28 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म की स्वतंत्रता नंबर 4 पर है। फिर है कल्चर, संस्कृति और शिक्षा संबंधी, शिक्षा पाने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है और इसके लिए 2 आर्टिकल रखे गए हैं, 29 और 30। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था जो आज नहीं है, तो 31 जो है ब्लैंक रहेगा। तो जो 6 वाला हट गया तो 7 वाला 6 हो गया। तो लास्ट वाला जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंडिंग पावर, संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32। ठीक, तो संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को उनके सही क्रम से आप व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण, फिर धर्म, फिर संस्कृति और संवैधानिक उपचार। रेंज आए 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 और 32। इतना होना चाहिए। फिर कभी कभी इनकी रेंज पूछी जाती है कहां से कहां तक। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में दिया गया है नागरिकों को 14 से 18, 19 से 30, 19 से 22, 19 से 26। तो रेंज है 19 से 22। तो इनकी जो रेंज है कहां से कहां तक है, पहले तो 14 से 32 तक है, फिर 14 से 32 को हम 6 स्लाइस में काट दें। ठीक, अब ये आपको पता है कि स्वतंत्रता के अधिकार में 4 मूल अधिकार हैं, 19, 20, 21, 22। 19, 20, 21, 22। अब मेरा प्रश्न है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन दिया है 20, 21, 22 और 23। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार, कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या नहीं करता, यानी कौन सा इस रेंज में नहीं है 19 से 22। तो यहाँ 23 देखिए हमने लिखा है, अंक डिजिट एक ही जैसे लगते हैं 20, 21, 22, 23, लेकिन हर अंक हर डिजिट बोलता है, वो किसी को रिप्रेजेंट करता है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 में मानव के श्रम और 24 में बाल श्रम की बात कही गई। तो आंसर होगा 23। ऐसे ही कौन सा मूल अधिकार, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन को घुमा देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देता है, तो 23 हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम हल्के में लेते हैं, ये हमें हल्का कर देती हैं, तो ये सब ध्यान रखिए। फिर इनके जो विषय हैं 14 से लेकर के 32 तक, ये दिमाग में रखिए किस अनुच्छेद का क्या क्या विषय होगा, 14 में क्या है तो 32 में क्या है, ये सब बताते रहेंगे। लेकिन ओरल एग्जाम आप करना क्या है, इनके जो विषय अपने दिमाग में रखिए।
जैसे 14 का विषय है विधि। 14 से लेकर 18 तक हमें समानता का अधिकार मिला है, 14 से 18 तक। तो अगर हम समानता की बात करें, समानता में 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 अधिकार दिए हैं। तो बहुत शॉर्ट में अगर हम समझाएं तो इनके विषय इसमें है विधि। समानता का अधिकार में सबसे पहले आता है विधि के समक्ष समानता। दूसरा है असमानताएं या भेदभाव, इसमें शब्द है भेदभाव का अंत, कोई हमसे भेदभाव नहीं करेगा या असमानताएं, डिस्क्रिमिनेशन। 16 में सरकारी अफसर हैं, सरकारी नौकरियों में समानता। 17 में छुआछूत, सबको पता है, छुआछूत का अंत। 18 में जो उपाधियां हैं, टाइटल्स हैं, कोई व्यक्ति मनगढ़ंत उपाधियां नहीं रख सकता, जैसे पहले लोग रखते थे, राजराज, राजाधिराज, 103, 108, अब कुछ नहीं है, अब जनता ही राजा है। हाँ, शैक्षिक उपाधियां, प्रशासनिक, आपकी सैन्य उपाधियां और सांस्कृतिक जो उपाधियां हैं, भारत जो नागरिक सम्मान है, उनको छोड़कर ऐसी कोई उपाधि नहीं जो आपका महिमा मंडन करे। तो 14 में विधि, 15 में भेदभाव, 16 में सरकारी नौकरियां, 17 में छुआछूत, 18 में उपाधियां। ये 4 प्रकार की समानताएं हैं। ठीक इसी तरीके से एक नजर में आइए देख लेते हैं। अगली है स्वतंत्रता। अगला मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपको 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली, 19, 20, 21 और 22। तो इनको कैसे याद रखें, इनके विषय अगर उठा लें, देखिए कॉन्सेप्ट पता है तो कोडिंग करना आसान, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कोड में पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। अब गर्म धारा, ठंडी धारा, महासागर की पढ़ रहे हैं, बिना समझे याद करेंगे, सफेद बगुला उड़ गया, अब धारा तो आपने याद नहीं समझी नहीं, बस बगुला उड़ा रहे हैं, एग्जाम में सफेद बगुला काला बगुला हो जाएगा, बगला कौआ बन जाएगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। तो थोड़ा पता हो तभी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो काम करती हैं, नहीं तो वो मुसीबत बन जाती हैं। तो 19, 20, 21, 22 में हमें स्वतंत्रताएं मिली हैं। तो 19 में हमारे पास 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, इसमें बोलने का, घूमने का, रहने का, बात करने का अधिकार है हर नागरिक को। तो अभी इतना समय नहीं है कि इन सबको मैं समझा सकूं, लेकिन इसमें बोलने का अधिकार है, भारत में रहने का अधिकार है, कहीं सम्मेलन करने का अधिकार है, किसी व्यापार को करने का अधिकार है, प्रेस की आज़ादी, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल, जो कुछ भी आप आज करते हैं अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, वो सब इसमें आ जाता है। 20 में अपराध। अपराध जो है ये सब दिया हुआ है। अपराधों की दोषसिद्धि से संरक्षण, अगर आप कोई अपराध करते हैं तो वो उसका सजा का मानक कैसा होगा आपके अपराध के अनुसार। तो अपराधों की दोषसिद्धि से संरक्षण, तो हम यहाँ पर केवल शॉर्ट में लिख रहे हैं मेरे भाई, खाली अपराध का मतलब ये नहीं कि अपराध करना है, अपराधों की दोषसिद्धि से संरक्षण, जैसा काम करेंगे, अपराध करेंगे तो वैसी सजा मिलेगी। 21 में है जीवन जीने का अधिकार, लाइफ, हर व्यक्ति की अपनी लाइफ है। 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। तो 14 में विधि, 15 में भेदभाव, 16 में सरकारी अफसर, 17 में छुआछूत, 18 में उपाधियां, ये हो गई 5 प्रकार की समानताएं। स्वतंत्रता में 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, 20 में अपराधों से संरक्षण है, 21 में जीवन जीने का अधिकार है, 22 में गिरफ्तारी है। ये 4 प्रकार के अधिकार है दूसरे में। इसके बाद नंबर 3 पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें 23 है और 24 है। क्या होगा इसमें? 23 में ह्यूमन लेबर, मानव श्रम, और 24 में बाल श्रम से संबंधित बातें हैं। पहले मानव आता है, फिर उसके बच्चे। जाहिर सी बात है, पहले ह्यूमन लेबर, जबरन आपसे काम कराया जाए, आपसे बदुआ मजदूरी कराया जाए, आपको बेगारी करानी पड़े, आपका ह्यूमन ट्रैफिक हो, आपको व्यापार हो, आपका देह व्यापार हो, शोषण हो, बिक्री हो, जैसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम होते थे। तो आज ऐसा कोई दास प्रथा आज बंद है, क्योंकि मानव की अपनी गरिमा है। अनुच्छेद 21 कहता है हर व्यक्ति को अपनी गरिमा के अनुसार रहने का अधिकार है। कोई हम जीव जंतु जानवर नहीं है, ये हमारी एक प्रेस्टीज है।
तो उस पर कोई चोट करता है तो उसके जीवन के अधिकार के साथ मजाक करता है। तो इसलिए जो मानव से संबंधित शोषण है 23 में है। बाल श्रम, बच्चों से मजदूरी कराना, ये उनके कोमल भविष्य के साथ मजाक है। तो ये 2 आर्टिकल उनके शोषण के संबंध में हमें कुछ स्वतंत्रताएं और अधिकार देते हैं। इसी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। तो आज 25 से 28 में धर्म को अपनाने का अधिकार, धर्म के संबंध में संस्था चलाने का अधिकार, धार्मिक के आधार पर कर न लेने देने का अधिकार, और सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। ये 4 इसमें टॉपिक आपको मिलेंगे। 29 में संस्कृति और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों का अधिकार। ठीक, तो मेन जो था हमारा पहला, दूसरा, तीसरा वो मैंने समझा दिया। लगी बाकी चीजें आप देखते रहेंगे, लेकिन अब हम चाहते हैं प्रश्न को आगे बढ़ाएं। एक आइडिया दे दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे ज्यादा आलोकित कहा है, सबसे ज्यादा हाईलाइटर कहा है, सबसे प्रमुख भाग कहा है? वो है भाग 3, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकारों से संबंधित हैं और व्यक्ति के अधिकार की सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वो नहीं है तो बेकार। क्योंकि जब हमें बोलने, घूमने, रहने की आज़ादी होगी तभी हम अपनी लाइफ को सही तरीके से चला पाएंगे। तो जिंदगी तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन खाना, पीना, सो जाना ये काम है पशु समाना। वजन आता है, खाना पीना और सो जाना ये काम है पशु समाना, क्यों दे है मनुष्य की धारी। मनुष्य शरीर क्यों लिया? यानी जायज बात है कि हम सबसे अलग हैं, हमारे पास इंटेलिजेंसी है, विवेक है, और इसी आधार पर हम उनसे अलग हैं। सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान है। लेकिन कुछ लोग विवेकशील होते हुए भी उसका यूज नहीं करते। तो कुल मिलाकर के भाग 3 इंपॉर्टेंट है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने भाग 3 में ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि वो हमारे अधिकारों को सेफ रखता है। इसी में मैं जोड़ देता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने ही मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 32 है उनके अनुसार ये संविधान की आत्मा है। क्योंकि अनुच्छेद 32 में न्यायपालिका के पास 5 रिटें हैं, 5 उनके अधिकार हैं, 5 उसके पास ऐसे साधन हैं जिससे वो मूल अधिकारों को सुरक्षित रखता है। कोई अगर आपको गिरफ्तार कर लेता है तो उस संस्था के विरुद्ध हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। संस्था अपने काम को सही तरीके से करें, जो उनका काम है, तो परमादेश, वेंडामस। कोई व्यक्ति किसी गलत तरीके से पद पर बैठा है तो क्यू वारंटो। इस तरीके से न्यायपालिका सही तरीके से काम करे तो उसमें उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, ये सारी रिटें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पे ही लागू होती हैं, कि दोनों ही हमारे बॉडीगार्ड हैं, मूल अधिकारों के संरक्षक हैं। मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? ये क्यों बेसिक हैं? बताइए, क्यों बेसिक हैं? आपसे पूछा जाए पानी और खाना आपके लिए क्यों जरूरी है, तो नहीं पानी पिए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि उनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते 2-4 दिन के बाद। तो अगर हमारे पास अधिकार नहीं है तो जिंदगी नहीं है, वो बेरंग हो जाएगी। क्योंकि ये हमारे प्राकृतिक अधिकार है जो किसी को हम दे नहीं सकते। भूख हमारी है तो भूख हमारी तभी मिटेगी जब हम खाएंगे। ये नहीं कि खाएं, भूख हमको लगी खाना आप खा लो, प्यास हमको लगी पानी आप पी लो। क्योंकि बिना बुरा किए हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो हमें अगर बोलने की आज़ादी है, कोई मेरे मुंह पे टेप चिपका दे कि क्या करोगे बोल के, तो हम घुट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बिना बोले नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अधिकार हैं। इसीलिए इनको प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जैसे किसी पौधे को गमले में लगा दिया तो खाद पानी डालना जरूरी है, नहीं तो बेकार हो जाएगा। और जिंदगी की बगिया में अम्बेडकर एक माली हैं, हम सब लोग प्लांट हैं। संविधान में उतने अधिकार मिले हैं जिससे हमारा नेचुरल ग्रोथ हो, नेचुरल जैसे होता है। तो इसी लिए ये हमारे लिए आवश्यक है। भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 12 से लेकर के 35 तक
हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 आंसर होगा। आप 12 से 35 देखेंगे तो 24। संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? संविधान के द्वारा, जब संविधान लागू हुआ 1950 तो 7 थे। इन करंट्स 6 हैं। और इसी में राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आज मूल अधिकार नहीं है, ये आज एक लीगल राइट्स है। इस पर न्यायपालिका कोई रिट जारी नहीं करेगी। एक वित्तीय विवाद में जैसे मामला दायर किया जाता वैसे होगा। तो संपत्ति का अधिकार है। और वाई 44th अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, ये मूल अधिकार से हटाकर के लीगल राइट्स में कन्वर्ट किया गया। तो इसमें हमें यही ध्यान रखना होता है कि संशोधन का क्रम क्या है, उसकी ईयर क्या है, और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है और ये कहाँ पर है। तो आज संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद इसी भाग के लास्ट में 301(1) में रखा गया। ठीक है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये क्वेश्चन है। तो अभी मैं पूरा बता चुका हूं कि पहले 7 थे, आज 6 हैं। और 6 में कौन कौन से ये भी मैंने बताया, मैं ओरल आपको समझा देता हूं। 6 में क्रम है, पहले स्वतंत्रता, समानता। बहुत शॉर्ट में अगर लिखने की कोशिश करें टू द पॉइंट, तो समानता मूल अधिकारों का क्रम होगा। सबसे पहले समानता, समानता के बाद आती है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद शोषण, शोषण के बाद धर्म, धर्म में धार्मिक कर लीजिए, धर्म के बाद संस्कृति, और संस्कृति के जस्ट बाद उपचार। इतने हैं मूल अधिकार। ठीक, ये क्रम होगा। और सीरीज इनकी क्या होगी? 14 से 18, 19 से 22, 23, चलिए कितनी देर लगती है लिखने में। 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 29 और 30, और लास्ट में 32। कैसे याद रखेंगे? कोडिंग कर देते हैं। 14 में विधि, 15 में भेदभाव, 16 में नियोजन, 17 में छुआछूत, 18 में उपाधियां, 19 में स्वतंत्रताएं, 20 में अपराध, 21 में जीवन, 22 में गिरफ्तारी, 23 में मानव श्रम, 24 में बाल श्रम, 25 में धर्म को अपनाना, 26 में चलाना, 27 में करना देना, 28 में शिक्षण संस्थाओं पर प्रतिबंध, 29 में संस्कृति, 30 में शिक्षण संस्थाएं, 32 में उपचार। इतने हैं मूल अधिकार। 1 मिनट भी तो नहीं लगा है। तो आप भी कोशिश करिए कि ऐसे बीच बीच में इनको देखते रहें, तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा उनका विषय है, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो इनको आप पहले तो ये देखो कि पूरा लेसन 12 से 32 तक है, मूल अधिकार 14 से नहीं, पूरा लेसन 12 से 35 तक है, मूल अधिकार जो है वो 14 से 32 तक है। 14 से 32 में 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 और 32, ये कर लीजिए। फिर इनके जो विषय हैं उनको लाइन कर दीजिए कि विधि है तो 14 में, भेदभाव है तो 15 में, सरकारी नौकरियां हैं तो 16 में, छुआछूत है तो 18 में, और उपाधियां हैं तो 18 में, 19 में स्वतंत्रताएं हैं, 20 में अपराध हैं, 21 में जीवन है, 22 में गिरफ्तारी है।
23 में मानव श्रम की बात है, 24 में बाल श्रम की बात है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है, तो 25 में धर्म को स्वीकार करना, 26 में धर्म का प्रबंधन करना, 27 में धार्मिक कर का विरोध है, 28 में धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में सार्वजनिक शिक्षा का विरोध है, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। 29 में संस्कृति की बात है, 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाएं की चलाना बात है, 31 में संपत्ति का अधिकार था, 32 में उपचार है। इतने ही मूल अधिकार हैं। मैंने 2 बार बोला इतनी देर में, तो आगे बढ़ता हूं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्से थे, क्योंकि मूल कर्तव्य संविधान में बाद में जोड़ा गया। अब सब जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य संविधान में बाद में ऐड किया गया, लेकिन मूल अधिकार संविधान में, मूल कर्तव्य आप सबको पता है, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसके आधार पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? न्यायालय में प्रवर्तनीय का मतलब होता है न्यायपालिका में अप्लाई हो, उसका इम्प्लीमेंट हो, न्यायपालिका उस पर अपनी बहस करे, उसके लिए संरक्षण का काम करे, रिटों का काम करे। यानी कौन से जस्टेबल इन कोर्ट है, वाद योग्य है, न्यायालय पर बहस करता है। तो मौलिक अधिकार हमारे चूंकि ह्यूमन राइट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ही मूल अधिकारों के क्या हैं? बॉडीगार्ड है, प्रहरी हैं, संरक्षक हैं, गार्जियन हैं। कैसे रक्षा करते हैं पता? सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 है, हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 है, और 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास भी 5 रिटें हैं, और 226 में हाई कोर्ट के पास भी 5 रिटें हैं। भाई जो हैं, हाई कोर्ट की रेंज मारक क्षमता सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। यानी जो 5 रिटें हैं अनुच्छेद 32 में, जिसको अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इनका प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए करता है, लेकिन हाई कोर्ट इन रिटों का इस्तेमाल अन्य विधिक मामलों में भी करता है। बहुत सरल भाषा में समझाए हैं, सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है, जो रेंज है, वो हाई कोर्ट से कम है। सर्वोच्च न्यायालय की जो मिसाइल है वो 50 किलोमीटर तक जा सकती है, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, जबकि हाई कोर्ट की जो रेंज है वो 200 किलोमीटर है, वो पृथ्वी सेकेंड हो गई। और इसी क्योंकि उसकी वजह यही है कि हाई कोर्ट कई हैं, सुप्रीम कोर्ट एक है। सुप्रीम कोर्ट के पास जितने विवाद कम से कम जाएंगे उतना बेहतर, और हाई कोर्ट लगभग हर राज्य को देखता है। तो मामला घर के अंदर सुलझ जाए ज़्यादा अच्छा, पिता के पास कम से कम मामले जाएं तो ज़्यादा अच्छा। तो देर से न्याय मिले, देर से दवा मिले, देर से दुआ मिले, ये विष बन जाता है। और न्यायपालिका में सबसे बड़ा गहरा प्रश्न है कि भैंस आज हमारी खो गई, न्याय मिलता है 20 साल बाद। तो यहाँ पर ये इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को हल्का रखेंगे तभी काम हो पाएगा। यही वजह है कि हाईकोर्ट की रेंज इससे अधिक है। तो इसमें आंसर होगा डी। जबकि डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारी ड्यूटी है, ये दोनों हमारे कर्तव्य हैं, करो या ना करो आपकी इच्छा। ठीक। और प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना, न्यायालय में लागू प्रस्तावना हमारे लिए एक मिरर का काम करती है। ये एक आईना है, एक दर्पण है, हमारे लिए एक आइडियलिज्म है। प्रस्तावना हमको एक रोल मॉडल देता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग आज भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, अखंड गणराज्य बनाने के लिए ये हमारे आदर्श हैं, आइडियलिज्म हैं, जिनको हमारी सरकारें पूरा करें। नहीं करती हैं तो न्यायपालिका और हमारी जनता उस पर अटैक करेगी, क्योंकि न्यायपालिका में उत्तरदायित्व है। तो जाहिर सी बात है प्रस्तावना में संशोधन होता है, लेकिन ये संविधान के भाग में नहीं है, संविधान का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए ये न्यायालय में प्रवर्तनीय पूरी तरीके से नहीं है, बस न्यायपालिका जजमेंट दे सकती है। जैसे केशवानंद भारती ने अपने जजमेंट में कहा कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वो चरमराना नहीं चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने चाहिए, जो जरूरी है वो करो, जो जरूरी है ना करो। इसी के आधार पर प्रस्तावना में संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़े गए। तो ये संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, इसलिए इसमें परिवर्तन हुआ है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व, तो बेसिक चीजें हम लोग सब पढ़ ही चुके हैं। अब आइए थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं, कोई नया क्वेश्चन होगा समझा देंगे, अदरवाइज मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? मैंने अभी बताया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पर है, क्योंकि दोनों
मौलिक अधिकारों के पिता हैं गार्ड है, तो इसका आंसर होगा सी। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इमरजेंसी की स्थिति में मौलिक अधिकारों को तो नहीं, कुछ अधिकारों को अनुच्छेद 19 सीमित हो सकता है, और इसमें हमारी संसद और राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति ही संसद का पार्ट है, उसको अधिकार है, इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है, तो इसमें आंसर होगा सी। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से प्रदान किया गया किसको? सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आंसर थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही होते हैं। अब समस्या दोनों में से एक को अगर चुनना है, ऑप्शन इसमें कहीं नहीं दिया है, तो फिर एक लगाएंगे। वैसे इनमें से दोनों ज्यादा सही आंसर है। एक क्वेश्चन पीछे ऐसे था। संविधान में घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? संशोधन होता है मौलिक अधिकारों में, और इसके लिए संसद में संशोधन आता है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ आपका 76वां, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन में जो जो चेंज होते हैं मौलिक अधिकारों में, इसी तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन है, शिक्षा पाने का अधिकार 86वें संविधान संशोधन में आया। अनुच्छेद 45 के आधार पर शिक्षा आज बच्चों का मौलिक अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 21A है जो 86वें संविधान संशोधन में आया। तो संविधान संशोधन जो होते हैं वो संसद का अधिकार है, और संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में जो रखने लायक है वो रखा जाता है, जो हटाने लायक है वो हटाया जाता है। जैसे संपत्ति के अधिकार को रिमूव किया गया, जैसे किसी पौधे में आप कोई गमला में कोई पौधा लगाते हैं, अगर घास फूस निकल आए तो उसको हम हटा देते हैं, ये संपत्ति का अधिकार। कुछ अच्छा लगना, जो तुलसी का पौधा लगाना है, जगह है तो हम वो लगा देते हैं, ये शिक्षा का अधिकार। तो लेकिन ये है कि समय के अनुसार हमें वही चीज़ें रखनी है जो व्यवहारिक हैं। समय के अनुसार संविधान में भी बदलाव आते हैं, लेकिन उतने ही आने चाहिए जितने जरूरी हैं। कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों की रेंज में आते हैं, दोनों ही मूल अधिकारों के संरक्षक हैं। ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संरक्षक है हमारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। देखिए चीज वही है, बस अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, क्योंकि इसको इमरजेंसी पावर होती है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति को। और बस, तो उम्मीद करते हैं कि जागो नागरिक जागो, आपके अपने अधिकार हैं, तो कुछ समझे होंगे। बाकी इन्हीं को फिर आगे और तरीके समझाते हैं। बाकी सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये लाइन नहीं भी कहें, ये आपकी भी फंडामेंटल ड्यूटी है, आपके भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। तो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना आपका मौलिक कर्तव्य है। तो जो विद्यार्थी बजरंग अकेडमी के हैं, उनका भी एक नया मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में लिखा गया है कि आप भी अपनी ड्यूटी को निभाएं। हम भी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, आप भी करें। तो ये करेंगे तो और बेहतर होगा। सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।